Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Vishal Samania, PGT Political Science. Please subscribe this channel for more such videos. So जैसा कि आपको पता है 2020 और 21 के लिए CBSE ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेंज किया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मैंने उसकी सिलेबस की क्लिप आपके सामने रखी है, जिसमें बेसिकली दो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड एजेंसीज UNO की, और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो पिछली दो वीडियोस में हमने यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके बाद हमने देखा उसके ऑर्गन्स और की एजेंसीज। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सिक्योरिटी काउंसिल का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सबसे पहले नॉन परमानेंट वालों की बात कर लेते हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर एक कंट्री दोबारा से री इलेक्ट नहीं हो सकती लगातार, इमीडिएटली। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट हो गया। 2 साल के लिए होता है सबसे पहला। दूसरा, कंटिन्यूली ये री इलेक्ट नहीं हो सकते। और उसके बाद इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। इस तरीके से इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और दूसरा काम है, दूसरी तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। परमानेंट मेंबर्स के पास 2 खासियतें हैं, इनके पास 2 प्रिविलेज है। पहली है परमानेंसी, यानी कि कोई इन्हें हटा नहीं सकता। दूसरी है वीटो पावर। वीटो पावर मैंने आपको बताया था एक नेगेटिव पावर होती है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी रेजोल्यूशन आता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो उस पर वोटिंग होती है। और वोटिंग में अगर इन 5 में से कोई भी एक परमानेंट मेंबर वीटो का यूज़ कर ले, तो वो जो फैसला होता है उसे रद्द कर दिया जाता है, उसको स्टॉल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स कौन कौन से हमने देखा था। पहला USA, UK यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन या फिर आप इंग्लैंड बोलते थे। उसके बाद रशिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इन 5 परमानेंट मेंबर्स में आती हैं। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल को देख करके आपको ये लगता होगा कि ये बस 5 ही कंट्रीज़ को क्यों राइट मिला हुआ है सारा। ठीक है, ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना दुनिया के अंदर। दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 मेंबर ही क्यों इनके पास परमानेंट पावर है, और ये क्या इसे बदलना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसे बदलना चाहिए, इसको लेकर के इसमें रिफॉर्म होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के इस पूरे सिस्टम में। इसको लेकर के हम देखते हैं कि 1992 में ये UN की जो जनरल असेंबली थी, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं वो। उस रेजोल्यूशन के अंदर 3 सवालों पे बात की गई। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज़। क्या सिक्योरिटी काउंसिल बहुत लंबे समय तक अब जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है दुनिया की, उन्हें देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो परमानेंट मेंबर्स है वो बहुत कम है। दूसरा, इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड द इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाई अ फ्यू पावर्स। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बस कुछ ही लोगों का दबदबा रह गया है, उन्हीं की पावर रह गई है। और लास्ट में इट्स लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है उसमें इक्वली सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, बस उन 5 कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया जनरल असेंबली के अंदर 1992 में, और इस रेजोल्यूशन में 3 सवाल खड़े किए गए। अब इसके बाद डिमांड बढ़ती गई और 1 जनवरी 1997 की बात है, UN सेक्रेटरी जनरल कॉफ़ी अन्नान एक इनिशिएटिव लेते हैं। कॉफ़ी अन्नान, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। कॉफ़ी अन्नान एक इनिशिएटिव लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक इंक्वायरी बैठाते हैं और वो तय करते हैं कि किसी भी कंट्री को अगर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिटी या वो होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने एक लिस्ट तैयार की
कुछ सजेशंस बनाए। तो उन्होंने बनाया कि सबसे पहले तो वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, जो कंट्री एक सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनना चाहती है। दूसरा, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए। तीसरा, अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यूएन को पैसा दे जो हर साल सस्टेनेबल तरीके से सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हो। दूसरा, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पांचवा आता है नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हों। लास्ट है अ कंट्री दैट वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिस्टम्स एंड कल्चर। ठीक है, एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिस्टम एंड कल्चर। तो ये सारी एबिलिटीज़ या कंडीशंस बनाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में कि हमें ऐसी कंट्री चाहिए, तभी ये इन सारी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही हम किसी कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाएंगे, परमानेंट मेंबर बनाएंगे। तो ये बात कुछ ही समय के लिए थी, पर इसमें कुछ ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी, ये बड़ी सब्जेक्टिव थी। जैसे कि इसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसकी लिमिटेशंस थी कि इकोनॉमिक पावर हो, पर इकोनॉमिक पावर मतलब कितनी बड़ी पावर, क्या वो 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा की, ये नहीं बताया था। मिलिट्री पावर मतलब कितनी बड़ी मिलिट्री पावर, ठीक है, वो बजट में कितना कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, वो पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा हो। तो इसकी लिमिटेशंस थी, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म थी। उन्होंने चीज़ें बड़ी बड़ी लिख करके दे दी, सजेशन दे दिए कि किसी कंट्री को अगर सेक्रेटरी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है तो उनके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिफॉर्म्स, जैसा कि हमने बात की, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बस 5 कंट्रीज़ को मोनोपोली देता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसको बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला एक रिफॉर्म करने की बात की जाती है कि सबसे पहले देखा जाता है जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन है वो बहुत गलत है। यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज़ एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। जनरल असेंबली जो होती है उसमें हमने देखा था 193 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया के देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं, वो जनरल असेंबली का भी पार्ट है। बट जिस हिसाब से जनरल असेंबली के मेंबर्स की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज स्टैटिक, अब तक स्टैटिक है, ये नहीं बढ़ी है। बस 5 परमानेंट मेंबर थे जो अब तक हैं, जो 1945 से लेकर और अब तक भी 5 ही परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से सबसे बड़ा है दिस हैज़ हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं रही हो, इसकी वजह से उसमें बस कुछ ही लोगों, कुछ ही कंट्रीज का दबदबा बना हुआ है। इसमें एक फैक्ट हमें याद करने की जरूरत है जो कि बुक में है और हमें याद करना होगा, 1 मार्कर में अक्सर यह आ जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 in 1965। जैसे मैंने भी बताया था कि यहाँ पर 15 मेंबर्स हैं टोटल, इसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। तो जो ये टोटल 15 मेंबर्स थे ये 1965 से पहले 11 हुआ करते थे, जिसमें 5 परमानेंट हुआ करते थे और 6 नॉन परमानेंट थे। 1965 के बाद इसको एक्सपेंड किया गया और सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई 15, पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमेशा से ही 5 रहे हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ी, उनके मेंबर नहीं बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है। द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना सिक्योरिटी काउंसिल अपने किसी भी काम में, किसी भी एक्शन में सफल नहीं हो सकती है। तो देयर शुड बी अ नीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो हमें
परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा और जो यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो ज़्यादातर एक्शंस हैं वो सक्सेसफुल होंगे। तीसरा रिफॉर्म्स ये बोला जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया की, उनका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पूरे यूएनओ के देखें तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की संख्या ज़्यादा है, पर इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच अफेक्ट देम। जो उन्हें अफेक्ट करने वाले डिसीजंस हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेने चाहिए। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर पक्का आ सकता है, तो आप इसका पक्का अच्छे से नोट्स बना लेना। अब एक नया क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया भी एक ग्रोइंग पावर है, और एज एन इंडियन आप कैसे आर्ग्यूमेंट दोगे कि इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सिटीजन परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बीइंग एन इंडियन, हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, ये हम सब मानते हैं, इंडिया भी क्लेम करता है। तो इंडिया के पास ऐसा क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे, हम कीवर्ड्स को देखेंगे और समझ जाएंगे। सबसे बड़ा है पहला, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, यानी कि इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इन द वर्ल्ड कंप्राइज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दूसरा हम देखते हैं इंडिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तीसरा हम देखते हैं इंडिया जो है यूएन के जितने भी इनिशिएटिव्स रहे हैं उसने उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। इंडिया ने बहुत बार यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो पहला मैंने आपको बताया, पॉपुलस कंट्री है इंडिया, सेकंड पॉपुलस, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेट करता है यूएन के इनिशिएटिव्स पे। चौथा, इकोनॉमिक पावर है इंडिया, एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। ठीक है, और जस्टिफाई करता है अपने रोल को, अपने सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रोल को, एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। और उसके बाद इंडिया ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन एंड नेवर फॉल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट। हमेशा से फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करता रहा है यूएन को और कभी भी फॉल्टर्ड नहीं रहा है अपनी पेमेंट में। तो ये 4-5 पॉइंट है, बेसिकली इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप 4 पॉइंट लिख दो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं कि इंडिया को क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इसके ये सभी रीजंस थे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अब यहाँ पर जब पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम एक तरफ सोचते हैं तो हमें दूसरी तरफ से भी आने वाले आर्ग्यूमेंट्स को समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं पेपर में, स्टेटमेंट जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डिस्पाइट इंडिया, ये स्टेटमेंट है, डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो वेल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूजन। ये स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे जस्टिफाई करके दिखाओ। परमानेंट मेंबर इंडिया बनना तो चाहता है, पर उसको परमानेंट मेंबर बनने से कौन रोक रहा है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो उस पर क्वेश्चन उठाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो सबसे पहला हमारा नाइबरिंग पाकिस्तान है, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, जो इसे इस बात का डर है अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई, अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाएगा और इंडिया उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो विच नाइबरिंग पाकिस्तान विच with which India has troubled relations is not only the country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. अब दुनिया के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग सोचना है। तो कुछ कंट्रीज ये सोचती हैं कि फॉर इंस्टेंस आर कंसर्न अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर वो उसे यूज़ कर भी देता है गलती से तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखता है, जिसकी हेल्प से वो वीटो लगा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में। कुछ और कंट्रीज़ का ये मानना है कि
डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर। जो पाकिस्तान के साथ डिफिकल्टीज है वो एक तरीके से इंडिया को प्लस पॉइंट देता है। इंडिया के पास एक मोनोपोली हो जाती है उस एरिया में कि वो वीटो पावर का यूज कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, कुछ और थिंकर्स है जो उनका ये मानना है कि अदर्स फील दैट इंडिया इज इंक्लूडेड देन अदर इमर्जिंग पावर्स। अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई, इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, तो जो अदर दूसरे पावर्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, बेसिकली अफ्रीका में और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, इन सारी ये सब कंट्रीज ये भी चाहेंगी कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिली है तो हमें भी मिले। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। और लास्ट में देयर आर दोज हु फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट membership since these are the only continent not to have representation in the present structure। तो एक बड़ा आर्गूमेंट ये कहता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से भी कुछ कंट्रीज होनी चाहिए परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि इन कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इनका दावा भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिक्योरिटी काउंसिल और इसके रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को लिख करके भेज सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।